दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। अगस्त 2022 प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित करंट अफेयर्स हैं। इसमें मैंने खुद से नोट्स बनाया है और कोशिश ये किया है कि बहुत ही कम टाइम आपका वेस्ट होगा और सारे लगभग न्यूज़ को मैंने कवर अप इसमें किया है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आइए देखते हैं कि क्या है, कौन कौन सी खबरें हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GSAT 24 जो है उसको फ्रेंच गुएना से प्रक्षेपण किया गया है। इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो GSAT 24 की बात हो रही है और उसको फ्रेंच गुएना से प्रक्षेपण किया गया है। इसरो द्वारा इसको मतलब बनाया गया था। GSAT 24 को इसरो ने बनाया था। इसका वजन 4180 किलोग्राम है और इतने वज़न होने की वजह से ही इंडिया में कोई साधन नहीं था, इसीलिए यहाँ पे फ्रेंच गुएना में इसका प्रक्षेपण किया गया है। ये जो है 24 KU बैंड वाला उपग्रह है। देखिए उसको बैंड में नापा जाता है कि कितने बैंड वाला उपग्रह है, तो 24 KU बैंड वाला ये उपग्रह है। NSIL द्वारा इसको शुरू किया गया है। NSIL का फुल फॉर्म होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार के अधीन ही एक एजेंसी आती है NSIL, इसी ने शुरू किया है। 15 वर्षों तक NSIL ने इसकी पूरी क्षमता यूज़ करने के लिए टाटा प्ले को लीज पर दिया है। तो ये है पूरी यहाँ पे खबर। और यहाँ पे देखिए प्रक्षेपण की अगर हम लोग बात करें तो यूरोप की एरियन स्पेस कंपनी, ध्यान रखिएगा कंपनी का नाम एरियन स्पेस कंपनी द्वारा रॉकेट जो है इसमें यूज़ हुआ है वो एरियन 5 VA257 रॉकेट का यूज़ हुआ है। देखिए कोई भी मिसाइल को प्रक्षेपित किया जाता है तो उसमें रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है, तो वो रॉकेट जो है जिसे प्रक्षेपित किया गया है वो ये वाला रॉकेट है। इसरो द्वारा 1.5 साल के बाद ये ऐसा संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। तो ये पहला हमारा खबर था, ये कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे QS रैंकिंग जारी हुई है 2023 के लिए। QS का मतलब होता है क्वैक्वेरली सिमॉन्स, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। QS जो है वो रैंकिंग लंदन स्थित एजेंसी द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये 19वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर कि उच्च शैक्षणिक संस्थान कैसे चलाए जा रहे हैं, उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके आधार पर इसको रैंकिंग को जारी किया जाता है। अब इसमें अगर बात करें तो 1500 कुल संस्थान शामिल किए गए, जिसमें 41 भारत के शामिल हैं। और जिसमें से अगर हम लोग टॉप 200 की बात करें, टॉप 200 में भारत के 3 आते हैं, IIT बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। IIT बेंगलुरु को इसमें 155वां स्थान, IIT बॉम्बे को 172वां स्थान और IIT दिल्ली को 174वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर आपको पता ही होगा कि MIT को ही मिला है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके इसका फुल फॉर्म होता है और ये अमेरिका में स्थित है। 11 वर्षों से इसी इंस्टीट्यूट को, इसी विश्वविद्यालय को ये वाला जो है QS रैंकिंग में प्रथम स्थान दिया जा रहा है। यहाँ पे छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन और है। यहाँ पे खेलो इंडिया युवा गेम्स में हरियाणा को पहला व महाराष्ट्र को सेकंड स्थान मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इसका चौथा संस्करण था। इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हो रहा था और इसमें ये जीत गए हैं। अगला जो प्रश्न है, मध्यम रेंज की अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ध्यान रखिएगा इसकी रेंज कैसी है, मध्यम रेंज है। अग्नि 4 मिसाइल है। ये DRDO द्वारा नौसेना की सामरिक येल कमान की देखरेख में हुआ है। नौसेना की सामरिक येल कमान और साथ ही साथ DRDO ने इसका प्रशिक्षण किया है। प्रशिक्षण हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर में, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ है। ये देखिए ये वाली जो अग्नि 4 है ये परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है, तो ये भारत के लिए एक उपलब्धि की बात है। और साथ ही साथ ये देखिए मध्यम दूरी का मतलब होता है 4000 किलोमीटर दूरी तक ये जा सकती है। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब ज़मीन से ज़मीन पर ही ये प्रहार करेगी ये मिसाइल। अगला जो न्यूज़ आता है वो देखिए पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण। अब आपको लग रहा होगा रात्रिकालीन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी इसके परीक्षण किए जा चुके हैं, लेकिन रात
रात में परीक्षण पहली बार ये किया जा रहा है, इसीलिए इसको रात्रिकालीन परीक्षण कहा जाता है। इसकी क्षमता जो है वो 350 किलोमीटर है और ये सरफेस टू सरफेस वाली मिसाइल है, मतलब सतह से सतह पर ये वाली भी मिसाइल प्रहार करेगी। DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है और इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित ITR मतलब एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। पहले परीक्षण इसका रात्रिकालीन ये पहला परीक्षण ही है, तो इसलिए ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, रात्रिकालीन परीक्षण है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो आता है सतह से हवा में मार करने वाली, ये कहाँ करेगी? सतह से हवा में, मतलब सरफेस टू एयर वाली ये मिसाइल है, S2A वाली को मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज। देखिए शॉर्ट रेंज है, वर्टिकली इसको लॉन्च किया जा सकता है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये फुल फॉर्म न देखे VLSRSAM अगर लिखेगा तो भी आप समझ जाइएगा, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये होता है फुल फॉर्म। परीक्षण इसका देखिए DRDO और साथ ही साथ नौसेना ने मिलकर किया है। स्वदेश निर्मित है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका भी ओडिशा के चांदीपुर के ITR से ही किया गया इसका परीक्षण भी। अब अगला प्रश्न जो आता है वो हमारा 7वें नंबर पे आता है। ये देखिए PSLV C-53 से सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। PSLV C-53 जो है वो हमारे ही यहाँ की है, इसरो द्वारा ये निर्मित है PSLV C-53। इसी से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया है। यहाँ पे देखिए प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। देखिए पृथ्वी से 570 किलोमीटर ऊंचाई तक लोअर ऑर्बिट में इन तीनों, ये जो तीनों उपग्रह हैं इनको पहुंचाया गया है। तो देखिए पहला जो उपग्रह है उसका नाम है DSEO, ये 365 किलोग्राम का है। NEUSAR न्यूसार नाम है, 155 किलोग्राम का है। और उसके बाद स्क्यूबा 1 है जो 2.8 किलोग्राम का। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो DSEO ही है। अब ये इम्पॉर्टेंट है तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और देखिए। इसमें देखिए हर मौसम, दिन हो या रात हो, पृथ्वी की तस्वीर ये वाला लेने में ये वाला उपग्रह सक्षम है। DSEO नाम नहीं भूलना है, आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न आता है वो है राष्ट्रीय पुरस्कारों के नामकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कारों के नामकरण रखने के लिए कि देखिए एक्चुअल में ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है इसमें क्या होता था ना, उपर्युक्त पात्रों का चयन में पारदर्शिता नहीं हो पाती थी। जैसे कि किसी को अगर पद्म पुरस्कार देना हो तो थोड़ा सा उनको दे दिया जाता था जो मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा पहुंच वाले होते थे। तो ये सब दूर करने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल एक बनाया गया है। इस पोर्टल में देखिए आम नागरिक हो या संगठन हो, किसी का भी नामांकन कर सकता है और नामांकन करने के बाद उसको देखा जाएगा कि इनको देना सही रहेगा या नहीं, उसके बाद ही उनको पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए इसमें कुछ पुरस्कारों को शामिल किया गया है, जैसे पद्म पुरस्कार मिलने के लिए आप नामांकन कर सकते हैं। साथ ही साथ सरदार पटेल राष्ट्रीय पुरस्कार और जीवन रक्षा पदक, ये 3 पदक को इसमें शामिल किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए अगस्त मंथ के सारे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए अग्निपथ योजना के बारे में देखते हैं। देखिए अग्निपथ को लेके बहुत ही ज़्यादा हलचल भी मची थी, आपने सुना होगा अग्निवीर इसमें बनाए जाएंगे। तो इसको डिटेल में जानते हैं क्या है इसमें मुख्य बिंदु। तो उद्देश्य इसका है तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती से ये संबंधित है। इसमें देखिए 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी जिन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। जो भर्ती 46,000 लोग सैनिक रहेंगे उन्हीं का नाम अग्निवीर नाम दिया जाएगा। अब देखिए भर्ती जो होगा वो अखिल भारतीय चयन समिति के द्वारा इसमें भर्ती लिया जाएगा लोगों को। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ याद रखना है, 10वीं और 12वीं पास के जो 17.5 साल या फिर 21 साल के बीच में आते हैं या फिर उतने के हैं वही पात्र होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। नियुक्ति जो शुरू की गई है उसमें 4 सालों की नियुक्ति होगी, जिसमें से 6 महीने का उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और 3.5 साल के लिए इनको जॉब दिया जाएगा। मासिक वेतन 30,000 से 40,000 इनको मंथली पैसा दिया जाएगा। और साथ ही साथ बेहतर प्रदर्शन जिन अग्निवीरों ने वहाँ पे जाने के बाद बेहतर प्रदर्शन दिखाया उनको 25% अग्निवीरों को, वैसे ही 25% अग्निवीरों को 15 वर्षों के लिए सेना में नियमित रूप से नौकरी दे दी जाएगी। तो अभी तक तो आपको ये बहुत ही
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, शेष जो बचे हुए 75% है, देखिए 25% को तो जॉब मिल जाएगी, जो बच गए हैं उनको भी आकर्षक सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा और उसके साथ ही सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। देखिए कुछ सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा जिसमें उनको देखिए कहीं भी, जैसे कि पुलिस बल या फिर ये सब जितने भी सैनिक टाइप के जो जॉब होते हैं उनमें कुछ छूट का प्रावधान यहाँ पे किया गया है इसके माध्यम से। अब देखिए 10वां जो न्यूज़ है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर यहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लगाया गया। देखिए इसमें उत्पादन पर भी, आयात पर भी, वितरण पर भी, बिक्री पर भी, इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये अभी प्रतिबंध लगाया गया है। हाँ, अभी लगाया गया है, लेकिन इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई थी। 12 अगस्त 2021 को ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। तो ये 12 अगस्त 2021 को भी न्यूज़ में था और अभी भी फिर से ये न्यूज़ में आ गया है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है। अब अगला देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो है थोड़ा सा ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभ्यास, देखिए समझते हैं सबसे पहले। DRDO द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियन टारगेट, जिसको हम लोग अभ्यास कहते हैं, और हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियन टारगेट को हीट का ये फुल फॉर्म है लिखा हुआ। अब यहाँ पे जो अभ्यास है, ये आपको यहाँ पे देखिए, एक मैंने पिक्चर टाइप का थोड़ा सा फॉर्मेट बनाया है। ये देखिए अभ्यास एक प्रकार का एक टारगेट है जिसको मिसाइल से इस पर अटैक किया जाएगा, और ये एक टारगेट है। अगर मिसाइल इसको हिट कर देती है तो समझा जाएगा कि मिसाइल सही काम कर रही है। तो अभ्यास कोई ये मिसाइल नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दुश्मन को मार सकेगी। ये एक टारगेट है केवल, जिससे मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ये पिक्चर भी देखिए, यहाँ पे मिसाइल को ये इस जहाज़ का नाम अभ्यास है और मिसाइल इस पर मार के चेक किया जाएगा कि क्या ये मिसाइल सही वर्क कर रही है कि नहीं। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये छोटा विमान है जो परीक्षण की जाने वाली मिसाइलों का टारगेट बनता है। यहाँ पे देखिए DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका परीक्षण जो है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, DRDO और सशस्त्र बलों व उद्योग द्वारा चांदीपुर के ITR रेंज में हुआ है, उड़ीसा में ही हुआ है इसका भी। और अभ्यास जो है वो उच्च सबसोनिक गति पर लंबी उड़ान और छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित होता है। देखिए ये सबसोनिक है, मतलब बहुत तेज़ी से चलेगा, और साथ ही साथ ये लंबी उड़ान तक, लंबे दूरी तक ये जा सकता है। और साथ ही साथ छोटे गैस टरबाइन इंजन इसमें जो लगाया गया है वो छोटे गैस टरबाइन के इंजन्स लगाए गए हैं। इसमें देखिए जो नियंत्रक होगा, क्योंकि देखिए अब मिसाइलों का परीक्षण अगर किया जाएगा तो मिसाइलें रास्ते में अपने पथ को चेंज करते हुए चलती हैं। तो इस टारगेट को ऐसा बनाया गया है कि ये बीच बीच में अपना मार्ग बदलते चले, जिससे कि मिसाइलों का सही से परीक्षण हो पाए। तो ये मिसाइलें जो हैं, इसमें नियंत्रक कंप्यूटर लगाया गया है ताकि इसको हम लोग नियंत्रण कर सकें बैठे बैठे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह से। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अब 12वें नंबर पे देखिए, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको फिर से बस यहाँ पे ये याद रखना है, एकनाथ शिंदे। देखिए महाराष्ट्र में एक्चुअल ऐसा हुआ कि शिवसेना, राकपा और कांग्रेस की गठबंधन चल रही थी, लेकिन क्या हुआ कि शिवसेना में से कुछ लोग टूट के चले गए शिवसेना से, जिससे ये अल्पमत हो गई। और अल्पमत होने की वजह से जो उद्धव ठाकरे हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपने त्यागपत्र दे दिया। अब जब त्यागपत्र दे दिया तो शिवसेना के ही एक नेता हैं एकनाथ शिंदे जी, इनको क्या हुआ, भाजपा ने सपोर्ट कर दिया और इनकी सरकार वहाँ बन गई और एकनाथ शिंदे जी वहाँ के CM बन गए। तो यही पूरा वहाँ पे मामला चल रहा था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पे हम लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोलंबिया में एक नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति का नाम जो है वो गुस्तावो पेट्रो नाम है इनका। ये वामपंथी नेता है। देखिए कोलंबिया मैप में कुछ यहाँ पे दिखेगा, ये दक्षिण अफ्रीका मैंने बना रखा है। उतना एग्जैक्टली तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी लोकेशन वाइज इसको मैंने दिखाने के लिए बनाया है। समझ में आपको आ गया होगा कि कहाँ कोलंबिया होगा। वैसे आपको पता भी होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी। अब यहाँ पे देखिए बोंग मार्कोस, देखिए इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। बोंग मार्कोस जो है वो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। आप इनका पिक्चर ज़रूर देखिएगा, ये चाइनीज़ टाइप से लगते हैं और ये थोड़े युवा हैं अभी। और यहाँ पे अगर आप फिलीपींस की लोकेशन देखें तो देखिए अगर इंडिया यहाँ पे है तो फिलीपींस देखिए इंडिया से थोड़ा सा दूरी पे यहाँ पे स्थित है। तो इस चीज़ को भी ध्यान से याद रखिएगा, समझने की भी कोशिश करिएगा। और एक बार आप
रियल मैप में इसको ज़रूर चेक करिएगा कि फ़िलीपींस कहाँ पे है, क्योंकि ये तो मैंने अपने आप से बनाया तो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बना पाऊँगा ना। अब यहाँ पे देखिए थर्ड जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो है ब्रिक्स का। देखिए 14वां सम्मेलन जो है वो वर्चुअली समाप्त हुआ है। अब ये जो सम्मेलन है ये चीन की मेज़बानी में किया गया था और ये 14वां सम्मेलन था। लेकिन अगर 15वां सम्मेलन की बात की जाए तो 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। देखिए कुछ यहाँ पे ब्रिक्स में जो है वो 5 कंट्रीज़ आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इनके जो हेड गए थे, जैसे जेस बोल्सनारो गए थे, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है वो गए थे, रशिया के व्लादिमीर पुतिन गए थे, मोदी जी गए थे, पीएम है हमारे यहाँ के वो गए थे, चाइना के सी जिनपिंग गए थे, वो प्रेसिडेंट हैं, साउथ अफ्रीका के सिरिल रैमफोसा गए थे, ये भी प्रेसिडेंट है वहाँ के। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बढ़ाना चाहता हूँ कि अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करी जाए, अगर मैं बोलूँ कि मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? एशिया होगा या अफ्रीका होगा या फिर या अमेरिका होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया होगा? अगर आपको आंसर इसका पता है तो आप कमेंट में ज़रूर करें। देखिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ ज़रूरी है देना। अब देखिए अगला प्रश्न है, इजराइल के सत्तारूढ़ गठबंधन टूटने के पश्चात, देखिए वहाँ पे भी इजराइल में भी संसद भंग हो गई है। आपको पता ही होगा नफ्ताली बेनेट वहाँ के पीएम थे, इनकी गठबंधन टूट गया है जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया प्रधानमंत्री पद से। अब वहाँ पे कार्यवाहक पीएम आ गए हैं, इनका नाम है येर लापिद इनका नाम है, येर लापिद इनका नाम है। अब वहाँ पे 1 नवंबर 2022 को नया चुनाव होगा और जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक यही वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे। इनका नाम है येर लापिद, नाम याद रखना है आपको। अगला जो है यूक्रेन व मालदोवा। देखिए यूक्रेन और मालदोवा 2 कंट्रीज़ है, आप इसको मैप में देख लीजिएगा कहाँ पे पड़ता है कि यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु सदस्य देशों की सहमति। देखिए इन लोगों ने आवेदन किया था कि यूरोपीय संघ में हमें सदस्य बनाया जाए, तो इसके लिए देखिए अब सहमति मिल चुकी है इन लोगों को, अब ये लोग सदस्य बन पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए संघ के सदस्यों के लिए कैंडिडेट का दर्जा यूक्रेन व मालदोवा को प्राप्त हो गया है। यूरोपीय संघ की बात हुई है तो देखिए उनकी अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, उर्सुला वॉन डेर लियन नाम है उनका। देखिए जॉर्जिया ने भी आवेदन किया था लेकिन अभी उस जॉर्जिया को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि उन्हें शामिल करना है या नहीं करना है, लेकिन ये दोनों का कंफर्म हो गया है कि ये लोग शामिल हो ही जाएंगे। अगला जो छठा नंबर पे देखते हैं हम लोग, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 की यहाँ बात की गई है। सबसे पहले तो प्रतिस्पर्धा से संबंधित जब भी चीज़ प्रतिस्पर्धा है याद रखिएगा यहाँ पे, ये मैं बताना चाहता हूँ। इसमें IMD द्वारा इसको निकाला जाता है, इस सूचकांक को IMD द्वारा निकाला जाता है। IMD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इसके कुछ आधार होंगे, किस आधार पे इनको निकाला जाता है, तो वो आधार हैं अर्थव्यवस्था का निष्पादन आधारित संरचना, सरकारी दक्षता, कारोबारी दक्षता, ये सारी चीज़ों पे, मतलब कि ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से संबंधित ये सूचकांक निकाला जाता है। इसमें भारत को देखिए 37वां स्थान मिला है और भारत 6 पायदान की भारत सुधार पे कर चुका है। और पहले स्थान की अगर बात करें तो डेनमार्क है और लास्ट मतलब ये देखिए यहाँ पे 6 छूट गया, 63वें स्थान की बात करें तो ये वेनेजुएला है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। अब देखिए यहाँ पे G7 कुछ 7 कंट्रीज़ का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हो, G7 का फुल फॉर्म होता है। इसका देखिए 48वां जो सम्मेलन है वो जर्मनी में हुआ है। जर्मनी की जो चांसलर है, जर्मनी में कहाँ हुआ है? श्लॉस एल्मो देखिए एक जगह का नाम है, आप याद कर सकते हैं, श्लॉस एल्मो यहाँ पे संपन्न हुआ है। जर्मनी की जो चांसलर है वो ओलाफ सोल्ज हैं। तो देखिए ओलाफ सोल्ज से कुछ मैच टाइप का करता है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। 48वें नंबर पे सम्मेलन जर्मनी में हुआ है, लेकिन 39वें की अगर बात करें तो वो 2023 में होने वाला है, लेकिन वो जापान की मेज़बानी में होगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट G7 वाला, देखिए इसमें बस 2 ही इम्पोर्टेंट है, एक तो G7 का हुआ है और साथ ही साथ ब्रिक्स का हुआ है। तो ये बस याद रखना है आपको कि कहाँ हुआ। देखिए ब्रिक्स का मैंने बता ही दिया आपको कि ये चीन की मेज़बानी में हुआ, और
इसका भी याद रखना है G7 का किसकी मेज़बानी में हुआ, तो जर्मनी की मेज़बानी में हुआ। दोनों में देखिए बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए अलग अलग आप याद कर लीजिएगा। और जर्मनी की मेज़बानी, और ये भी याद रखिएगा इसके बाद वाला 2023 वाला कहाँ होगा, तो ये वाला जापान में होगा। देखिए याद करने का तरीका है, ज से जर्मनी और ज से जापान, तो G7 याद हो जाएगा। ब्रिक्स का देखिए इस बार चीन में हुआ है, तो देखिए इसका तो नाम से ही याद हो जाएगा, BRICS। देखिए इस बार चीन में हुआ है, तो फिर S साउथ अफ्रीका में होने वाला है। तो ये इस तरीके से याद भी करते चलना है हम लोग को। देखिए 8वें नंबर पे है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। देखिए लिवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब रहने के लिए अच्छा शहर कौन सा है, इसके ऊपर ये रैंकिंग जारी की जाती है। और जारी करता EIU है। EIU का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। और ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है ना, वो ब्रिटेन की एक एजेंसी है। इसमें देखिए पहला स्थान वियना का है, जो कि ऑस्ट्रिया में है। मतलब रहने योग्य सबसे अच्छा शहर वियना है। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर वहाँ जाएं और कोशिश करें देखने की कि क्यों आखिर उसको शामिल किया गया पहले स्थान पर, वहाँ रहने योग्य क्या बढ़िया चीज़ है। अब देखिए भारत की अगर बात की जाए तो भारत में 2 ही शहरों को शामिल किया गया है। एक को 112वां स्थान मिला है, एक को 117वां स्थान मिला है। 112 नंबर का स्थान जो है वो दिल्ली को मिला है, 117वां मुंबई को मिला है। और देखिए यहाँ पे 118वां जो स्थान है वो दिल्ली को मिला था, 149वां स्थान जो है वो मुंबई को मिला था। भारत में 2021 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 21 से इस बार सुधार हुआ है और धीरे धीरे इंडिया में सुधार ही हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए शांति के ऊपर कि किस देश में कितनी शांति है, इसके आधार पर ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है। और जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें देखिए 163 देशों को शामिल किया जाता है, जिसमें से 135वां स्थान भारत को इस बार दिया गया है। 2021 में 3 पायदान सुधार हुआ है, मतलब 2021 में इसका 138वां स्थान था और इस बार सुधार होकर 135वें स्थान पे पहुंचा। सबसे बेकार जो ग्लोबल पीस में जगह है वो अफ़गानिस्तान है। ऑब्वियसली रहना भी चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता ही है तालिबान वगैरह का वहाँ पे कुछ चक्कर चल रहा था, तो इस चीज़ की वजह से उसको सबसे लास्ट में रखा गया है। पहले स्थान पर आइसलैंड है। देखिए याद कर सकते हैं आप, आइस जहाँ रहेगी वहाँ पे पीस भी रहेगी, क्योंकि आइस का मतलब होता है ठंडा, लोग ठंडे रहेंगे वहाँ के, तो इसका मतलब है वहाँ शांति रहेगी। दोस्तों ऐसे ही बना के कुछ भी मतलब याद करने से ही तो मतलब है आपको, और क्या। देखिए यहाँ पे हमारी जो इंडिया की रैंकिंग है वो बहुत बुरी चली आई है, तो इसके लिए हमें अफसोस करने की बात है। लेकिन आइए पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्या है आखिर इसमें। तो देखिए पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है ये देखिए WEF द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। पता नहीं सही जारी करते हैं या नहीं, पर इंडिया को तो इन लोगों ने नीचे डाल दिया है। और साथ ही साथ येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, देखिए ये 3 लोगों मिलकर जारी करते हैं और इसका मानक रखा जाता है वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता, वृक्षादित क्षेत्र संतुलन, जीव संरक्षण, ये सब कुछ मानक रखे जाते हैं, इन्हीं के आधार पर जारी किया जाता है। देखिए पिछले ही आपने पढ़ा ही होगा, वायु प्रदूषण में जो दिल्ली है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित सिद्ध हुआ था, इसीलिए मुझे लग रहा है कि भारत को इन लोगों ने 180वां स्थान दे दिया और पहला स्थान डेनमार्क को दिया है। तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है और आप ये भी समझ सकते हैं कि पता नहीं इन लोगों ने सही रैंकिंग निकाला है या नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें तो इंडिया को डिफेंड करना ही चाहिए। आइए अब देखते हैं। 11वें नंबर पे आता है ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ सेकंड जो हैं उनके राज्याभिषेक के 70 वर्ष पूर्ण हो गए। देखिए एलिजाबेथ जो हैं ब्रिटेन की महारानी हैं, उनके 70 वर्ष पूरे हो गए और इसके उपलक्ष्य में देखिए वहाँ पे प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया जा रहा है। प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया जा रहा है, तो ये वहाँ पे थोड़ा सा उत्साह का माहौल है और काफ़ी अच्छा है। आइए अब देखते हैं, भारत और मलेशिया के बीच में वार्ता हुई है। मलेशिया आप मैप में ज़रूर देखेंगे, आप ये वादा करिए कि आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप ऐसे देखेंगे नहीं और आप फिर लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए रक्षा संबंधों में विस्तार हेतु, रक्षा संबंधों में विस्तार के लिए ये किया गया है। देखिए यहाँ पे जो है MID मिडकॉम के नाम से ये जाना जाता है, इंडिया डिफेंस कॉरपोरेशन मीटिंग है। देखिए डिफेंस से संबंधित कॉरपोरेशन मीटिंग है, तो मिडकॉम एक नाम आ सकता है कि मिडकॉम किसके साथ हुआ है, तो याद रखिएगा भारत और मलेशिया के साथ हुआ है। देखिए सारे प्रश्न जो हैं वो इसी से फंसने वाले हैं, क्योंकि PD बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता ही। अरे घूम गया, चलिए आइए, कोई बात नहीं, होता है।
13 नंबर पे देखते हैं हंगरी के कसावा कोरोसी। ध्यान रखिएगा, हंगरी के हैं कसावा कोरोसी इनका नाम है। ये इनको संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 77वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 76वें के कौन थे, अब सवाल आता है। तो देखिए लिख दिया है मैंने, अब्दुल्ला शाहिद थे जो मालदीव के थे। ध्यान रखना है ये मालदीव के थे, ये हंगरी के हैं। इन पे ज़्यादा आजकल फोकस एग्ज़ाम कर रही है। देखिए WTO की जो महानिदेशक बनी है उनका तो नाम आप लोग जानते ही होंगे। उनका नाम है वो क्या नाम है बताइएगा, मुझे अभी थोड़ा सा याद है पर ज़बान पे नहीं आ रही है। उनके बारे में उनका नाम न पूछ के उन लोगों ने पूछा था कि वो किस देश की हैं, तो इसका आंसर नाइजर था, नाइजर की वो हैं। देखिए मुझे याद आ गया है, उनका नाम था नाकोंजी ओकांजा इवेला। उनका नाम था नाकोंजी ओकांजा इवेला। तो ध्यान रखिएगा नाकोंजी ओकांजा इवेला था। तो उनमें ये नहीं पूछा गया था अध्यक्ष कौन है, उनमें पूछ लिया गया था वो कहाँ की हैं। तो इसीलिए इसमें भी याद रखना है कि ये कहाँ के हैं। तो हंगरी के कसावा कोरोसी हैं और साथ ही साथ अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के थे, उनको हटा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, कितने कंट्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ हैं। वो 1 जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी अध्यक्ष। देखिए भारत को भी 1 अगस्त से बनाया गया था, 2021 से अध्यक्ष भारत को भी बनाया गया था। अभी यहाँ पे 5 देशों को बनाया गया। देखिए नंबरिंग याद रखिएगा कि 5 देश हैं, क्योंकि शायद ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये ना पूछे कि कौन कौन से देश हैं, ये पूछ सकता है कि कौन देश इसमें शामिल नहीं है और साथ ही साथ कितने देश शामिल हैं। ये 2 प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण कोरिया ने एक पूर्णतः स्वदेश रॉकेट जिसको नूरी कहते हैं द्वारा पेलोड के अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। देखिए उसमें क्या होता है ना कि अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित किया जाता है वो पेलोड प्रक्षेपित किया जाता है और साथ ही साथ वो अपनी पोजीशन ले लेता है। तो यहाँ पे स्वदेश रॉकेट जो है वो नूरी है, नूरी रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। ये मत समझिएगा कि नूरी कोई मिसाइल है, ये एक रॉकेट है जिससे कि मिसाइलों को ऐसे ऊपर भेजा जाता है रॉकेट में लगा के। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आर्थिक परिदृश्य पे आ जाते हैं। तो देखिए पहला आर्थिक परिदृश्य है खरीफ उपज हेतु MSP जो है 2022-23 का कुछ निर्धारित किया गया। देखिए धान का पहले 1940 प्रति क्विंटल था, उसको बढ़ाकर 2040 कर दिया गया। देखिए A ग्रेड का भी एक धान आता है, उसका 1960 था, तो 100 रुपया बढ़ाकर और 2060 कर दिया गया। सर्वाधिक वृद्धि देखिए तिल में हुई है। तिल को देखिए अंग्रेजी में याद कर लीजिएगा, सेसमम उसको कहा जाता है। किसी से भी पूछ देंगे तो उनको ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन रखिए अपने पास कि आप किसी से कोई सवाल पूछ सकें जो उसको ना पता हो। तो ध्यान रखिएगा तिल को सेसमम कहते हैं। अब इसका जो कीमत है 7,303 प्रति क्विंटल था और उसको बढ़ा दिया गया। देखिए 513 रुपये बढ़ाया गया, सर्वाधिक वृद्धि की गई है, 7,830 अब हो गया। सर्वाधिक प्रतिफल अगर की बात करें तो वो बाजरा का सर्वाधिक प्रतिफल मिलता है, क्योंकि इसमें देखिए प्रतिफल का मतलब होता है लागत से ज़्यादा मिलता है इसमें। तो 2,250 प्रति क्विंटल से इसको बढ़ाकर 2,350 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखते हैं तो 2021-22 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में गिरावट आई है। देखिए टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में अभी गिरावट आई है, इसलिए गिरावट आ रही होगी मुझे लगता है क्योंकि रिचार्ज इतने महंगे हो गए हैं, तो लोग सोचते होंगे कि थोड़े ही कम से कम फ़ोन चलाने का प्रयास करें। तो हो सकता है ये रीज़न हो, पर ऐसा किताबों में नहीं लिखा है, ये मैंने अपने आप से सोचा है। तो TRAI की ये रिपोर्ट है। और यहाँ पे देखिए टेली डेंसिटी जो है, टेली डेंसिटी का मतलब होता है 100 लोगों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या को टेली डेंसिटी कहते हैं। और यहाँ पे इस बार 84.88% रहा है, पहले 88.17% थी। तो देखिए टेली डेंसिटी जो है उसमें गिरावट आई है, जो कि कोरोना की वजह से भी हो सकती है कि कोरोना में बहुत सारे लोगों ने मोबाइल चलाना बंद कर दिया हो क्योंकि रिचार्ज महंगा हो गया हो। आइए अब देखते हैं। देखिए आ भी गया नाकोंजी ओकांजा इवेला जी का नाम, जो WTO की अध्यक्ष हैं। देखिए विश्व व्यापार संगठन की 12वीं ये क्या हो गया, चलिए आइए कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई बार। विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा में संपन्न हुई। ध्यान रखिएगा मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ, जेनेवा में संपन्न हुई। WTO की अध्यक्ष नाकोंजी ओकांजा इवेला है, ये नाइजर की हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। नाम भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना है। भारत गौरव रेलगाड़ी का परिचालन किया गया। देखिए भारत गौरव रेलगाड़ी ये दक्षिण भारत सहित रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हुए
18 दिन बाद वापस दिल्ली पहुंचेगी। तो देखिए ये जो रेलगाड़ी चलाई गई है ये रामायण से जुड़े जितने भी स्थल हैं उनको ये जोड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अब अपॉइंटमेंट से संबंधित चीज़ें आती हैं, किसको क्या बनाया गया, किसको कहाँ से हटाया गया, किसके स्थान में परिवर्तन किया गया, पता ही होगा आपको अपॉइंटमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए परमेश्वर अय्यर नाम है इनका, परमेश्वर अय्यर, इनको नीति आयोग के CEO बना दिया गया है। देखिए परमेश्वर मतलब परम ईश्वर को नीति आयोग का CEO बनाया गया, याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है, अदरवाइज़ मत लीजिएगा आप लोग। देखिए IB जो है वो गुप्तचर ब्यूरो कहलाते हैं, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपने तो सुना ही होगा IB के बारे में। उनके नए प्रमुख तपन कुमार डेका जी को बनाया गया, तपन कुमार डेका जी को। राव के निदेशक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म होता है, सामंत गोयल को बनाया गया, बनाया नहीं गया, 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि जो बनाई गई हैं वो रुचिरा कंबोज बनाई गई है। ये 4th वाला बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अगस्त मंथ के अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो इसीलिए किसी को पढ़िएगा या ना, लेकिन ये अपॉइंटमेंट ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। अब NIA जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया है। PCI मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई जी को बनाया गया। रंजना देसाई जी से याद आपको आ रहा होगा कि इनको जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का भी अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था, न्यायमूर्ति रंजना देसाई जी को, याद रखिएगा। ये करीब मैंने, मुझे लगता है जून के करंट अफेयर में शायद पढ़ाया था, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, याद हो जाएगी चीज़ें, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के नए महानिदेशक कृष्णा श्रीनिवास बनाए गए हैं, जो अपने भारत के हैं। CBDT के नए चेयरमैन नितिन गुप्ता बनाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, CBDT वाला पूछा जाता है। निधन की अगर हम लोग बात करें तो पोलोनजी मिस्री, इनका निधन हो गया है। ये जाने माने उद्यमी थे और साथ ही साथ ये फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस नाम से इनको जाना जाता था। बरिंदर सिंह का निधन हो गया, ये हॉकी खिलाड़ी थे। हरिचंद्र का निधन हो गया, ये एथलीट से संबंधित थे। पुस्तक देखिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 3 पुस्तकें ही हैं, तो एक बार देख लीजिए। अ प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शिनाय की है। इट स्टार्ट्स विथ अस कोलिन हूवर की है। और स्टेट ऑफ टेरर हिलेरी रोधन क्लिंटन व लुइस पैन की हैं। तो देखिए ये पैन वाला मुझे लग रहा है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भी पैन का बहुत बड़ा योगदान होता है। पैन पे हम लोग खाना बनाते हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। आइए अब देखते हैं अभियान कुछ चलाए गए हैं। खान क्वेस्ट 2022, ये बहुराष्ट्रीय है, मतलब बहुत सारे राष्ट्र मिलकर इस सैन्य अभ्यास को करते हैं। अब बहुत सारे तो कितने, सवाल आता है ना, कितने राष्ट्र मिलेंगे, तो 16 देश मिलेंगे इसमें। और ये आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन इसका मंगोलिया में हुआ है। अब कहेंगे मंगोलिया में तो संपन्न हुआ है, तो जहाँ आयोजन होगा वहीं तो संपन्न होगा। अब भारतीय सेना जो है वो भारतीय सेना की तरफ से लद्दाख स्कॉट की एक टुकड़ी ने भाग लिया था इसमें। अगला जो देखिए रिम्पैक 2022 आता है। रिम्पैक ऐसे भी आप लिख सकते हैं, RIMPAC। इसमें भारत शामिल हो गया। ये नौसैनिक अभ्यास है, ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें 26 देश शामिल थे। ये हुआ कहाँ है, तो हवाई द्वीप में पर्ल हार्बर में आयोजित हुआ है। ठीक है, पर्ल हार्बर से आपको कुछ जापान से रिलेटेड याद आ रहा होगा। अब क्या हुआ था इसको आप कमेंट में लिख देते तो बहुत आपकी कृपा होती। अब अगला देखते हैं पुरस्कार से संबंधित। देखिए आईफा पुरस्कार 19वां था। आईफा जो है वो सिनेमा जगत से संबंधित है। इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ध्यान रखिएगा, शेरशाह सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक विष्णुवर्धन, जिन्होंने शेरशाह बनाया। और सर्वश्रेष्ठ शेरशाह फिल्म का नाम है, ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी मत समझ लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो विकी कौशल जी को बनाया गया है सरदार उधम फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कृति सेनन मिमी के लिए इनको दिया गया। अगला देखिए योग के प्रोन्नयन एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री के पुरस्कार। तो देखिए योग को आगे बढ़ाने और विकास करने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ पुरस्कार की घोषणा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं, आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार की श्रेणी में, अगर व्यक्तिक राष्ट्र
श्रेणी की पुरस्कार देखा जाए तो लद्दाख के भिखु संघ सेना को मिला है। व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो ब्राज़ील के रोजो रॉड्रिग्स को मिला है। और संस्थागत श्रेणी की बात करें तो इसमें देखिए राष्ट्र का संस्थागत श्रेणी में बात करें तो उत्तराखंड के डिवाइन लाइफ सोसाइटी को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय में ब्रिटेन की ब्रिटेन विल ऑफ योगा को मिला है। तो देखिए ज़्यादा जोर डालने की इस पर ज़रूरत नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन एक बार याद होना चाहिए कि अगर मान लीजिए सपोज़ आ गया तो थोड़ा भी अगर आपने देख रखा है तो उस पर आपका सही टिक लगेगा। देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, खुशी पटेल जी को मिला है। सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिक्स देशों की वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है चीन की अध्यक्षता में। देखिए चीन की अध्यक्षता में, अब वहाँ पे वित्त मंत्रियों का हो या किसी का भी हो, अगर ब्रिक्स की बात होगी तो सब में आपको आंसर टिक लगाना है चीन, क्योंकि चीन की मेज़बानी में हुआ था। भारत पाकिस्तान में स्थायी सिंधु आयोग की बैठक 118वीं बैठक थी और ये दिल्ली में हुई, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरे सर सारे तो इम्पोर्टेंट ही है, कौन सा छोड़े दोस्तों, थोड़ा सा याद करना है, याद कर लीजिए इसमें क्या है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो वो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार मध्य प्रदेश विजेता रहा मुंबई को हराकर। देखिए म से मध्य प्रदेश, म से मुंबई, अगर हम हिंदी में लिखें तो मुंबई देखिए छोटा है, तो इस वाले खेल में मुंबई छोटा पड़ गया और हार गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जबकि मुंबई 41 बार चैंपियन रह चुका है। मिताली राज का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास इन्होंने लेने की बात की है। शतरंज की बात करें तो राहुल श्रीवास्तव पी इनका नाम है, इन्होंने ये 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके बाद फीफा विश्व कप फुटबॉल का 22वां फीफा जो है वो आयोजन कतर में हो रहा है। इसका शुभांकर लाइब रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अर्थ इसका होता है, लाइब का कुछ मतलब होना चाहिए, इसका मतलब होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। अगला है टेनिस के कुछ हुए हैं, इसमें पहला है फ्रांसीसी ओपन 2022 हुआ है। इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है जो स्पेन के हैं। और साथ ही साथ नॉर्वे के कैस्पर रूड जो हैं उन्होंने उनको हराकर, देखिए इधर जो मैंने लिखा है ये है कि ये उपविजेता हैं, मतलब इनको हराया, इसने जीता। महिला एकल का ईगा स्वितेक जो पोलैंड की, इसने जीता है कोको गॉफ अमेरिका के हराकर। पुरुष युगल का खिताब पुरुष युगल ये दोनों जीते हुए हैं। तो पुरुष युगल में मार्सेलो आरेवेला जो अल सल्वाडोर के हैं, और साथ ही साथ जिन ज्यूलिन रोजर नीदरलैंड के हैं, ये लोग मिलके जीते हैं। तो युगल है, युगल का मतलब अकेला तो होगा नहीं, तो ये दोनों मिलकर जीते हैं। इसमें उपविजेता नहीं पूछता, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। महिला युगल में देखते हैं तो कैरोलिना गार्सिया जो है वह क्रिस्टीना म्लोडेनोविक, दोनों फ्रांस की हैं, इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। मिश्रित युगल की बात करें तो एना शिबाहारा जापान की हैं, वह वेस्ले कुलहोफ जो है वो नीदरलैंड के हैं, इन्होंने जीता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहें तो रहने दे सकते हैं। अगला है फार्मूला 1 रेस। फार्मूला 1 रेस जो है उनमें दो हुई हैं ग्रैंड प्रिक्स, जिसमें पहला है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। दोनों को एक ही व्यक्ति ने जीता है जिसका नाम है एम वर्स्टेपन, और ये रेडबुल से संबंध रखते हैं। और ये किस कंट्री के हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।